कस्त नंबर 2। वो मेरे करीब आई और मेरा हाथ पकड़कर बेड पर बैठा लिया और बोलने लगी, तुम अब जवान हो गए हो, यकीना मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुकात के बारे में जानते हो। मैं एक जवान औरत हूँ, तुम्हारे अबू तो 2 साल बाद सिर्फ 1 माह के लिए आते हैं और इस दौरान भी वो मुझे कोई जिनसी तौर पर मुतमईन नहीं कर पाते, क्योंकि वो जिनसी तौर पर कमज़ोर हैं, इसलिए हम एक ही बेटा पैदा कर सके। ये बात उन्होंने झूठ कही थी, इसलिए समझे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए दूसरे लोगों से ताल्लुकात कायम करना पड़े। अम्मी ने कहा, बेटा मैं क्या करूँ? कब तक अपनी ज़रूरतों को दबाकर घट-घट कर जीऊँ? अम्मी ने रोना शुरू कर दिया था। उनकी बात सुनकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कह तो ठीक रही हैं, उनकी ज़रूरत पूरी करना अब्बू का काम था। अगर वो इसमें नाकाम थे या यहाँ नहीं रहते थे, तो अब उम्मी को अपने लिए कुछ तो करना था। समाज और मज़हब के लिहाज से ये सब गलत था। लेकिन औरत की ख्वाहिशात भी अपनी जगह एक अहमियत रखती थीं। मैंने उनकी तरफ देखा और बोला, कौन है वो, तुम जानते हो किसकी बात कर रही हैं? वही मोबाइल वाला फैसल जिसकी नकड़ पर दुकान है। मैं उसको जानता था। 1 नंबर का ठिरकी था। 2 साल से स्कूल छोड़कर मोबाइल की दुकान खोल ली थी। उम्र में मुझसे कुछ साल बड़ा था, नालायक था। 3 साल मैट्रिक में लगा दिए थे। अच्छा तो ये मोबाइल उसका है, मैंने अम्मी को कहा। हाँ, उसका है। कब से चल रहा है ये सब? मैंने दोबारा पूछा। 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो उसके अलावा किसी और के साथ किया कभी? हाँ, अम्मी धीरे से बोले। कौन था वो? जब मैं जो ट्रेनर्स है उसके दोस्त के साथ करती रही। वो बाहर चला गया, अब तो फैसल के साथ। यानी बहुत पुराना चल रहा है ये सिलसिला। हाँ बेटा, पहले तुम्हारे अबू का एक दोस्त था जब तुम छोटे थे। अब वो दूसरे शहर चला गया है। मोहल्ले में किसी और के साथ भी करती हैं क्या? या सिर्फ फैसल ही है? नहीं, मोहल्ले में किसी के साथ नहीं करती, सवाए फैसल। ये के वो भी गंदी गली की तरफ से आता है ताकि किसी को शक न हो। अब मैं समझा कि वो आवाज़ जो गेट खुलने और बंद होने की थी, मुझे कैसे सुनाई दी। असल में मेरे कमरे के पीछे गंदी गली थी, जो काफ़ी तंग थी और उसमें मकान की छतों और बाहर निकले छतों की वजह से दिन में भी तकरीबन अंधेरा ही छाया रहता था। क्या फैसल रोज़ आता है? मैंने अम्मी से पूछा। नहीं, जब मैं बुलाऊँ तब ही आता है। मैंने कहा ओके, ज़िंदगी आपकी है, उसको अपनी मर्ज़ी से गुज़ारें, लेकिन जो भी करें एहतियात से करें। अम्मी ने मेरा माथा चूम लिया और बोली, शकर ये बेटा, अरे तुम्हें तो बुखार है। चलो कुछ खा लो और दवा लेकर आराम करो। उन्होंने मुझे हल्का खाना बनाकर दवा दी, जिसको खाकर मैं सो गया। वो मोबाइल मैंने उम्मी को दे दिया था। शाम को जब मैं सोकर उठा तो काफ़ी बेहतर था। बुखार उतर चुका था, लेकिन कमज़ोरी थी। बाहर आया तो उम्मी नज़र नहीं आई। इनके बेडरूम में गया तो वो सो रही थीं। अम्मी ने दिन को नहाते ए वक्त जो ड्रेस पहना था उसकी बजाय उस वक्त वो एक काले रंग की नाइटी में मलबूस थीं। कमरे में बिल्कुल एसी चल रहा था। अम्मी दरवाजे की जानिब कमर करके लेटी सो रही थीं। आम तौर पर उम्मी रात को ऐसा ड्रेस पहनती थीं। आज से पहले उनको उस तरह देखकर मुझे अपने दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आई थी। लेकिन आज जो हुआ उसके बाद मैं भी उम्मी को किसी और नज़र से देखने लगा। ये देखकर मैंने खुद को मलामत की और सोचा, ये मेरी उम्मी हैं। उनके बारे में भला मैं ऐसे कैसा सोच सकता हूँ? अभी मैं ये ज़ारा देखने में मशगूल ही था कि उम्मी जाग गईं। उन्होंने करोट लेकर एक भरपूर अंगड़ाई ली, जिससे नाइटी इनकी रानों से ऊपर होती हुई उनकी जाए मखसूसा पर आन टिकी। यकदम उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, जो उनको एकटक देखे जा रहा था। वो उठकर बेड पर बैठ गईं और मेरी तरफ देखकर बोलें, क्या देख रहे हो राहिल? मैं बौखला गया। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं अम्मी। अम्मी मेरी घबराहट को एंजॉय करते हुए बोले, शरारती शर्म नहीं आती अपनी सगी माँ को यों ताड़ते हुए। मैं शर्मिंदा सा होकर बाहर आ गया और लाउंज में बैठकर टीवी ऑन करके देखने लगा। कुछ देर बाद उम्मी भी फरेश होकर निकले। उन्होंने वही नाइटी पहनी हुई थी, ड्रेस नहीं पहना था, जबकि उससे पहले वो सिर्फ रात को सोते वक्त ही नाइटी पहना करती थी।
शायद अब ये जान चुकी थीं कि मुझे उनकी किसी बात पर एतराज़ नहीं। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ लगाकर देखा और बोले, लगता है बुखार उतर गया। मैंने कहा, जी, कमज़ोरी है। अम्मी ने कहा, रुको मैं चाय बनाती हूँ, साथ कुछ खा लो। उन्होंने चाय के साथ नगेट्स बना लिए। हम दोनों ने खामोशी से चाय पी, फिर अम्मी किचन में मसरूफ़ हो गईं। मैंने सोचा, चलो तबीयत कुछ बेहतर है तो बाहर दोस्तों के साथ खेल कूद कर लूँ। लेकिन अम्मी ने जाने से मना कर दिया कि कमज़ोरी हो जाएगी। आज खेल की छुट्टी करो। वो भी किचन से फ्री होकर मेरे पास आ गईं और मेरे साथ सोफ़े पर जड़कर बैठ गईं। उनके जिस्म से उठने वाली महक से मैं दोबारा पागल होने लगा। टीवी पर एक इंडियन फ़िल्म लगी थी, ख़ास मनाज़र की थी। मैंने चैनल बदलना चाहा तो अम्मी ने कहा, रहने दो, मुझे देखनी है। अब फ़िल्म में जब कोई वो मंज़र आता तो मैं अम्मी की जानिब देखता, जो मज़े से अब अपनी टाँगों को एक दूसरे पर रखे बैठी थीं। यकदम उन्होंने मुझसे पूछा, राहिल एक बात तो बताओ। मैंने कहा, जी, तुम्हारी कोई दोस्त है? मैंने कहा, नहीं। असल में लड़कियों की एजुकेशन में पढ़ता था। वैसे तो क्लास में सभी लड़कियों से स्कूल की हद तक हाय हेलो थी। मेरे कुछ क्लास फेलोज़ ने लड़कियां फंसा रखी थीं और वो लोग एक्सरसाइज भी करते थे, लेकिन मैं उन सब चक्रों से दूर ही रहता था। कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्यों इतनी सारी लड़कियां तुम्हारी क्लास में पढ़ती हैं? आज तक कोई गर्ल फ्रेंड नहीं बनाई? मैंने कहा, नहीं अम्मी, बस स्कूल की हद तक हाय हेलो है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें नाइटफॉल तू होता होगा? अम्मी शायद आज किसी और ही मॉड में थी। मैंने शर्मा कर कहा, जी अम्मी होता है। पहले इस बारे में नहीं पता था, फिर दोस्तों ने बता दिया। फल में देखते हो। उसका तीसरा सवाल, जी देखता हूँ और देख भी रहा हूँ। मैंने टीवी की तरफ इशारा किया। ये वाली नहीं, दूसरी वाली फिल्मों का पूछ रही हूँ। अम्मी ने कहा, मैं समझ गया कि मेरी चालू अम्मी किया पूछ रही है। मैंने भी सारी शर्म बलाए ताक रखी और बोला, भी वो भी देखता हूँ। उसका मतलब मेरा लालजवान हो गया है। अम्मी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उनकी बातों और उनके जिस्म से उठने वाली महक से मेरा हाल खराब होने लगा। मैंने अपनी टांगे एक दूसरे के ऊपर रखकर छिपाना चाहा। कहीं अम्मी की नज़र न पड़ जाए, लेकिन अम्मी भी समझ गईं सारा माजरा। उन्होंने कहा, शाम को मेरे बेडरूम में क्या देख रहे थे? अम्मी ने कहा, मेरा हल खशक गया। मैंने सिर झुका लिया, तुम्हारी गलती नहीं। उस उम्र में ऐसा होता है। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सब मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। अम्मी ने शायद मेरा दिमाग पढ़ लिया था। कोई गर्लफ्रेंड बनाओ या और उसके साथ सब करो। और हाँ, कभी भूलकर भी बड़ी उम्र की औरत के साथ दोस्ती ना करना। आज से हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बोलो मंजूर है? उम्मी ने अपना हाथ मेरी जानब बढ़ाया। मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा, ओके उम्मी, मंजूर है। गड ये हुई बात। मैंने पूछा उम्मी से कि वो मोबाइल ले गया क्या अपना? उम्मी ने कहा, हाँ, जब तुम सो रहे थे दुन को तो वो आया था मोबाइल लेने। मैंने कहा, सिर्फ मोबाइल ही लिया या कुछ किया भी? उम्मी है नज़दी। बेशरम, अपनी माँ से क्या पूछ रहा है? उम्मी से नहीं, दोस्त से। मैंने तुरंत जवाब दिया। ये सुनकर उम्मी ने कहा, हाँ, जो काम दिन को तुम्हारे अचानक आने से अहवारा रह गया था वो पूरा किया। अच्छा, उसी लिए आपने नाइटी पहनी हुई है? मैंने कहा, हाँ, दोबारा ना ईटी पहनकर ही सो गई थी। अम्मी एक बात पूछूं? हाँ बोलो। आप फैसल के साथ खुश तो हैं ना? मैंने कहा, हाँ बेटा। अम्मी, वो भी तो एक लड़का है, आपकी उम्र से छोटा, तो आपने मुझे क्यों मना किया? वो इसलिए, मेरे दोस्त, बड़ी उम्र की औरत लड़कों को चूस कर उनकी सारी ताकत खत्म कर देती है। मैं उसी लिए तो फट हूँ। अब समझे? जी अम्मी, समझ गया। फिर रात का खाना खाकर हम लोगों ने कुछ देर टीवी देखी और सो गए। अम्मी ने सोते वक्त मुझे दोबारा दुआ दी। इस बार उन्होंने एक गोली की बजाय दो मुख्तलिफ गोलियां दे। मैंने पूछा, ये दूसरी गोली किस चीज़ की है? अम्मी ने बताया, ये कमज़ोरी दूर करने के लिए है। खैर, गोली खाकर कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। दूसरी सुबह जब मेरी आंख खुली तो 9 बज रहे थे। अजीब सी सस्ती छाई हुई थी, सर भारी था। मैं समझ न सका माजरा क्या है।
खैर उठा और जाकर वाशरूम में शावर ऑन करके खड़ा हो गया। ठंडे पानी से नहाकर तबीयत फ्रेश हो गई। अब बाहर आकर देखा तो अम्मी नज़र नहीं आई। मैंने उनके कमरे में जाकर देखा तो अम्मी सो रही थीं। हैरत की बात ये थी कि उनकी नाइटी जो वो कल से पहने हुई थी, बेड के नीचे पड़ी हुई थी। उन्होंने चादर ऊपर ओढ़ रखी थी। मुझे शक हुआ शायद रात को भी अम्मी ने, वरना उससे पहले तो रात को कभी नहीं सोईं थीं। लेकिन रात कौन था? फैसल या कोई और किस वक़्त आया और कब गया? मुझे क्यों नहीं पता चला। फिर मुझे याद आया कि अम्मी ने मुझे रात बुखार की गोली के साथ यकीना नींद की गोली दी होगी। जभी तो मैं आज इतनी देर तक सवया रहा और स्कूल भी मस हो गया, जबकि मुझसे पहले उठने वाली अम्मी भी उस वक़्त गहरी नींद सो रही थीं। पता नहीं कब ये लोग फ़री हुए होंगे। मैंने उनको जगाना मुनासिब न समझा और बाहर आकर्टी दी देखने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद उम्मी अपने कमरे से आंखें मिलती हुई बाहर आईं। उनकी आंखों से पता चल रहा था। मज़ीद देखें कस्त नंबर 3 मोहतरम नाज़रीन और सामीन इस कहानी का बक़िया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे